जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है सेहत के हवाले से आगाही फराहम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए सोचें, उसके लिए कोशिश करें। जब हम एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपनी सेहत का ख्याल भी रखेंगे। आज का दूसरा टॉपिक जिसको अब हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे वो है कि निसाब में, करिकुलम में, अपने सिलेबस में हम जो है वो सेहत के हवाले से किस तरह से तालीम दे सकते हैं और तालीमी पॉलिसीज़ को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। सिर्फ निसाब में सेहत के हवाले से अगर कहें तो बात जो है वो काफ़ी नहीं रहेगी, बल्कि हमें जो है वो मेंटल ग्रूमिंग के हवाले से भी निसाब में इसके हवाले से आगाही फराहम करनी है, इस पर बात करनी है, बच्चों को बताना है, सिखाना है, ग़िज़ा किस तरह की बच्चों ने इस्तेमाल करनी है, उसके हवाले से भी अवेयरनेस उनके करिकुलम में होनी चाहिए। इसके साथ साथ कितना ज़रूरी है कि वो फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस दें, एक्सरसाइज, वॉक और इसके साथ साथ कुछ वर्कआउट करें, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं कि उन्होंने जो खाया है, जो ग़िज़ा वो इस्तेमाल करें, उसको उन्होंने कंज्यूम भी करना है। वो किस तरह से कर सकते हैं, इसके हवाले से भी अगर आगाही उनके करिकुलम में होगी, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, तो डेफिनेटली ये उन पर अच्छा असर भी डालेगा। आज स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें जी सोनिया लोधी हैं, डॉक्टर मोहम्मद उमर हैं और डॉक्टर अतिया गुल रिजवान हैं, जिनसे हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरे टॉपिक की बात करेंगे और उन सब से हम इसी हवाले से जानेंगे कि निसाब में इन तमाम तर चीज़ों का होना कितना ज़रूरी है और अगर मौजूद हैं तो उनको इंडोर्स किस तरह से किया जा सकता है, उनको एम्फसाइज़ किस तरह से किया जा सकता है, उन पर ज़ोर कैसे दिया जा सकता है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान हैं, उनको हम बेहतर तरीके से रहनुमाई दे सकें, उनको प्रॉपर गाइडलाइन फराहम कर सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। तो आपको बताएं कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि हमने यूथ को, यानी कि अपने यंगस्टर्स को स्किल्ड बेस्ड नॉलेज देनी है, स्किल्ड बनाना है। कैसे बना सकते हैं इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, वो रिपोर्ट देखते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। ये हकीकत मोहताजे बयान नहीं है कि तालीम इंसान को शऊर और मुआशरती आदाब सिखाकर मुआशरे में रहने के काबिल बनाती है, जबकि फ़नी तरबियत और तालीम इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इसे बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल बनाती है, ताकि वो मुआशी तौर पर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। तालीम और फ़नी तरबियत एक ऐसा मरबूत निज़ाम है जिसके ज़रिए फ़र्द मुआशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार कमाकर मुआशरती इक़्तिदार के मुताबिक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकता है। फ़न अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हुनर या कारीगरी के हैं। लोहार से इंजीनियर तक, ज़राअत से लेकर सनतकारी तक हर शोबे में फ़न की कई अक़साम हैं और यही वो फ़नून हैं जो मुख्तलिफ शोबों में ढेरों मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन फ़नून की अमली तालीम पर तवज्जो देने से न सिर्फ अंदरूने मुल्क रोज़गार के मौके बढ़ सकते हैं, बल्कि इसके फ़रोग़ से हम बेशकीमत ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं, जो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़ान करने में मुआवन साबित हो सकता है। फ़नी तालीम किसी भी मुआशरे की तालीमी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़ामिन होती है, लेकिन हमारे यहाँ फ़नी तालीम पर तवज्जो अमूमी तालीम से कहीं कम है, जिसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में फ़नी तालीम की शरह सिर्फ 4 से 6%, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये शरह 66% तक पहुँच चुकी है। इस वक्त हमारी तेजी से बढ़ती आबादी में 63% तादाद नौजवानों की है, जो किसी भी मुल्क के लिए खुश आइंद अमर है। लेकिन तालीम और हुनरमंदी से महरूम ये नौजवान मुल्की मईशत का सहारा बनने की बजाय बढ़ती बेरोजगारी की वजह से बोझ साबित हो रहे हैं। हत्ता कि यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाले तलबा भी बावजूद डिग्री होने के अमली तरबियत और हुनरमंदी से महरूमी के सबब बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार फ़नी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देने वाले ममालिक की माशी तरक्की की रफ्तार को मद्देनज़र रखते हुए इस अमर का एतराफ़ करें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अमूमी तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम से जुड़ा है।
फ़नी तरबियत को निसाब में शामिल करके और नौजवान नस्ल को फ़नी अलूम से आरास्ता करके न सिर्फ हम बेरोजगारी के मसले पर काबू पा सकते हैं, बल्कि इसकी बदौलत हम सिफारतकारी की दुनिया में हम आहंगी की फ़ज़ा कायम करके मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न कर सकते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट आज के दिन के हवाले से थी। आज दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, उसके हवाले से हमने रिपोर्ट में भी जाना कि हमने अपने निसाब को बेहतर बनाना है, अपने तालीमी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना है और इसमें स्किल बेस्ड नॉलेज को जो है वो हमने किसी हद तक बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है। कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम जानेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उससे कबल भी हम उनसे बात करना चाहते हैं कि स्किल बनाना यूथ को कितना ज़रूरी है, ये माशरती तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। और मौजूदा सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो यकीनन ये उसकी भी रिक्वायरमेंट है। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? कोइंसिडेंस है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आज वर्ल्ड स्किल डे भी निकला और हम यही बात कर रहे थे कि जो स्किल है या जो महारत है, जी जी, जब तक आप में वो नहीं आएगी या आपके यूथ में वो नहीं आएगी, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डिलीवर करने का। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में की गई, मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर 4 to 6% है, जबकि इन्होंने मुझे बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इट इज़ मोर देन 60%। तो आप ये देखें कि हम सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट हैं आई थिंक कि आबादी में, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, मतलब स्किल्ड रिसोर्स की कमी है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ख्याल ये है कि हम जो माइंडसेट पैदा करते हैं ना अपने बच्चों का, वो ये करते हैं कि यार तुमने पढ़ना है और उसके बाद तुमने नौकरी तलाश करनी है। हमने अपना जो यूनिवर्सिटी में एक विज़न बनाया और उस विज़न पे हम गुज़श्ता 2 साल 3 साल से चल रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अपना विज़न लिखा है कि जी हम जॉब सीकर्स पैदा नहीं करेंगे। अब जो पेरेंट्स होते हैं हैरान होते हैं कि जी हम क्यों डालें बच्चे को यहाँ। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करेंगे, हम टेक्नोप्रेन्योर्स पैदा करेंगे। अगर आप हमें यूनिवर्सिटी आइएगा कभी तो हम देखेंगे कि हमारी जितनी फैकल्टी है, मेरी अपनी कंपनी है 128 टेक्नोलॉजीज, उसमें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूँ। मैं ह्यूमन रिसोर्स किधर से लेता हूँ, वो केस के ही बच्चे हैं जो कि मैं लेता हूँ और उनको मैं आगे अपने किसी प्रोजेक्ट में जो मैं कर रहा होता हूँ किसी डिफेंस सेक्टर के लिए आगे पीछे उसमें लगा देता हूँ। तो वो ग्रेजुएशन से पहले दे आर एम्प्लॉयड। तो आप यकीन करेंगे कि अभी मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट ख़त्म किया, जब वो हो गया तो मैं नाम नहीं ले सकता, एक बड़ा इदारा है, तो उनके जो सरबराह आए तो उन्होंने कहा हाँ भाई डॉक्टर साहब अपने इंजीनियर से मिलाएं। तो मैंने खड़ा किया लाइन में, मैंने कहा सर सबसे मज़े की बात ये है कि दे आर नॉट इंजीनियर्स। तो कहते हैं कौन है ये? मैंने कहा दे आर हाफ इंजीनियर, अभी तो इनकी आधी इंजीनियरिंग रहती है। तो बड़े हैरान हो कि कैसे कर लिया इन्होंने ये काम। मैंने कहा सर ये स्किल है, और आप देखिएगा जब ये बच्चा इंजीनियरिंग कर लेगा तो क्या वैल्यू होगी इसकी। डेफिनेटली। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमने स्किल को थोड़ा फोकस करना है और हमने स्किल पैदा करना है तो हमें इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि बच्चे जो हैं उनमें ये मोटिवेशन हो कि वो अपना काम खुद पैदा करें। देखिए पाकिस्तान में ना अब आबादी बढ़ रही है, 22-23 करोड़ मेरा ख्याल है, और आगे भी जो है वो लेट्स से कि अगले 10 साल में जॉब्स नहीं पैदा होंगी पाकिस्तान में, तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे? बिल्कुल। क्या सारे लोग बाहर चले जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपने इसी एनवायरनमेंट में कोई ना कोई स्किल सेट पैदा करना। ठीक है, और उस स्किल सेट को यूज़ करते हुए आपने सरवाइव करना। मेरा ख्याल है कि अभी स्किल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ना कि पहले थी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को या जो यूथ है उसको मोटिवेट करें कि हाउ यू कैन बी योर ओन बॉस। अगर आप अपना बिजनेस रन करते हैं, आप अपना काम करते हैं, उसमें एक चार्म पैदा करें। हमारा अनफॉर्चुनेटली चार्म होता है पोजीशंस का कि यार बेटा जो है उसने MBA किया है और वो टाई लगा के ना किसी AC वाले रूम में बैठ के यार मुबारक हो। और एक और बंदा होगा जो कि अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा होगा, यार इसको तो कुछ पता, इसको तो पक्की नौकरी नहीं है इसके पास। ये पैराडाइम शिफ्ट आना बड़ा ज़रूरी है अगर हमने स्किल सेट पैदा किया। कैसे आ सकता है? क्योंकि आज हमारा नौजवान जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है माशाल्लाह, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है और मायूस भी है कि वो अपनी जब डिग्री पूरी करता है और किसी इंटरव्यू में बैठता है किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, उसको अवेल करने के लिए, तो वहाँ उससे जो एक्सपीरियंस डिमांड किया जाता है, सबसे बड़ी मायूसी, सबसे बड़ी डिस्करेजमेंट उसको वहाँ फेस करनी पड़ती है। इसको कैसे कोप अप किया? देखें, इसमें आपका बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसके लिए आपको एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसके देखें 2 हल हैं।
एक है क्विक फिक्स सोल्यूशन और एक है अगर आप डीप रूट जाएं। ये वही मिसाल है कि आपके सर में दर्द है तो आप एक एस्पिरिन ले लेते हैं टेम्परेरली और फिर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं एंटीबायोटिक्स से शुरू करूँ। तो दोनों चीज़ें, एंटीबायोटिक्स वाला जो हल है वो ये है कि आपको एजुकेशन सिस्टम पे बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप जाहिल और अनपढ़। एक बच्चा जो है वो शुरू होता है, उसको 2 लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। देखिए मैं फ्रांस में रहा हूँ, मैं बड़े मुल्कों का दौरा किया है मैंने, मैं पढ़ा भी हूँ। वहाँ कंपलसरी है कि आप थीसिस डिफेंस अपना करें तो उनकी मादरी ज़बान में भी करें। ठीक है ना, सो दे डोंट टेक इंग्लिश एज अ मेजर ऑफ कि जी आप कितने पढ़े लिखे। सही। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो निज़ाम है वो हमारे बच्चे को कंफ्यूज करना शुरू करता है केजी से, और जब वो 20 साल बाद निकलता है तो ही इज़ द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल, मोस्ट कंफ्यूज पर्सनैलिटी। बिल्कुल। जो कि पढ़ा लिखा कहता है कि यार मेरे पास ये 4 कागज़ है, अब मैं इनका करूँ क्या। तो एक तो ये हल है जो मैंने आपको बताया कि आप अपने तालीमी निज़ाम को अपसाइड डाउन करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप क्विक फिक्स हल चाहते हैं वो ये है कि आप कम से कम हायर एजुकेशन लेवल पे, जिसको कि मैं बिलोंग करता हूँ, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे स्किल बेस्ड जो रिजल्ट्स है उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा करें। ठीक है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा कर दें। और आप बीच में एक बैरियर्स खड़े कर दें। लेट्स से समर वर्कशॉप अभी भी होती है लेकिन वो सिर्फ एक इट्स जस्ट क्या कहते हैं, खानापुरी होती है। तो अगर आप इस तरह की बातें करते हैं जिसमें कि आप मुख्तलिफ बैरियर्स खड़े करते हैं कि यार अच्छा ये करके दिखाओगे, फिर ये, तो डेफिनेटली उसका कोई आउटकम मिलेगा, हमें कोई उसका रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है राना सरफराज लाहौर से, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम जी, मैं बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे जापान जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मैंने देखा कि वो जो बच्चों को ट्रेन करते हैं या बच्चे के अंदर स्किल इनहेंस करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि उन्हें सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, वो अपने बच्चों को लेके हर जगह जाते हैं। मुझे नेशनल साइंस म्यूजियम उनका जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मेरे 7 से 8 घंटे उस जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस है, एरोप्लेन का वो सारा जो प्रोसेस है रनवे से लेके लैंडिंग तक, और वो केमिस्ट्री के एलिमेंट हमारे यहाँ मैट्रिक में और एफएससी लेवल पे जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं वो एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ जस्ट के वो उन्हें ना किसी तरीके से रट्टा लगा के या पास करना होता है, जबकि उसका असल मकसद कंसेप्ट क्लियर करना होता है। सही। वो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जो स्किल्ड वाइज है वो बच्चों जैसे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो बच्चों को हमारी कम से कम जो लोकल फैक्ट्रीज हैं उनका विजिट करवाएं, उन्हें बताएं कि किस तरह की चीज प्रोसेस होती है, किस तरह रॉ मटीरियल आता है, फिनिश प्रोडक्ट तक वो अगर प्रोसेस दिखा दिया जाए तो इससे एक तो बच्चे को पता होता है कि मैंने जॉब कौन सी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस चीज की अवेयरनेस आ जाएगी कि मैंने नेक्स्ट जॉब कौन सी करनी है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। हमें तो वो चीज बताई नहीं जाती। मैं जब 20 साल लगे हैं पर मैंने जॉब की है तो मुझे पता है कि ये तो चीजें जो थी अगर मेरे अंदर 10-12 साल पहले आ जाती तो मैं लाजमी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्किल आ जाती है और मैं भी कुछ न कुछ करने के काबिल होता है। बस ये बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राना सरफराज साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ जो है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया और इतने अच्छे सजेशन दिए। इन्हीं सजेशन पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल जी। सॉरी, मैं जैसे कि सरफराज साहब ने कहा उसको थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं। एक तो ये हम कह रहे थे कि बैरियर्स जो हैं वो हमें लगाने हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसमें कि आप कंपलसरी रखें कि इस खास स्किल लेवल का बच्चा आगे जाएगा। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है और वो आजकल के लिहाज से आप देखें पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू भी है, इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप। आपकी इंडस्ट्री में जो चीज़ चाहिए आपकी एकेडमिक्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर। बिल्कुल। अगर आप इंडस्ट्रीज के साथ बैठें, जो कि मैं बड़ी दफ़ा बैठा हूँ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो बच्चे हमें भेजते हैं ना वो हमारे किसी काम के नहीं होते। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, हम तो उनको इतना पढ़ा के भेजते हैं। उन्होंने कहा यार ये हमें स्किल्स ही नहीं चाहिए।
सो ये जो गैप है इसमें अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस नहीं है कि एकेडेमिया उनको सपोर्ट कर सकेगी, इसलिए वो लोकल प्रोडक्शन या लोकल डेवलपमेंट की तरफ नहीं आते। वो कहते हैं यार ऐसा कुछ चाहिए, बाहर से मंगवा लेंगे, कोई बंदा एक्सपर्ट मंगवा लेंगे, काम हो जाएगा, ज़्यादा देने पड़ जाएंगे ना पैसे। और जो एकेडमिक्स हैं वो जो प्रोफेसर्स हैं या जो एकेडमिक्स हैं वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनका आउटवर्ड विजन नहीं है कि अच्छा जी मैं किस तरह रिसर्च करवा सकता हूँ और मैं कौन कौन सी रिसर्च फंडिंग्स ला सकता हूँ फॉर दी स्टूडेंट्स। या ये खेप जो तैयार हो रही है, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो इनकी खपत कहाँ होगी, इनको अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेंगी, इसकी जानिब हम नहीं तवज्जो देते। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने डॉक्टर साहब, इस पर मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अतिया, जिस तरह के हमारा टॉपिक है कि निसाब में हमने जो है वो सेहत के हवाले से तालीम देनी है, जहाँ सेहत के हवाले से देनी है वहीं ये भी बच्चों को बताना ज़रूरी है। अगर करिकुलम में होगा तो यकीनन उन्हें आसानी से समझ आएगा कि हमने कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है, किन ग़िज़ाओं पे बेस करना है, कौन सी ग़िज़ा खाएंगे तो यकीनन हमारा दिमाग भी जो है वो अच्छा ग्रो करेगा और हमारी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी। अच्छा, इस जैसे आपने बच्चों के निसाब की बात की, मैं कहती हूँ कि इस निसाब की डिवीजन्स होनी चाहिए। ये अब अगर आप मेरे पास आती हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें, आप कहते हैं मैंने एक इंडस्ट्री बनानी है किड्स फूड की, तो मुझे उस वक़्त आपको निसाब पता होना चाहिए कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और ये होंगे, तब आपका क्वालिटी कंट्रोल पास होगा। एक वो निसाब है, वो एक लेवल पे वहाँ पे है। फिर दूसरा निसाब वहाँ आ जाता है जो हमारे कॉलेजेस और हमारे स्कूल का है, उसमें कैंटीन में क्या है, क्या उसकी SOPs हैं, वो फूड की भी तो हम बात करें, हम सिर्फ घर तक फोकस ना करें, ठीक है। एक इंडस्ट्री वो है जो बच्चों को प्रोवाइड कर रही है ईटेबल्स, जो बच्चों ने पिकनिक्स पे भी लेके जाने हैं, लंच में भी लेके जाने हैं, उसका भी एक SOP होना चाहिए, उसके भी फॉर्म्स होने चाहिए। फिर एक है यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में फूड अवेलेबल है, उसका भी एक प्रॉपर, हर चीज़ को हमें फोकस करना है। फिर एक चीज़ ये है कि जो घर में अवेलेबल है, 3 जगह से बच्चे ने आपके एब्जॉर्ब की चीज़ें कि अगर ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिससे मैंने जब पैदा होना है तब से लेके जब से मैंने प्रैक्टिकल मैन नहीं बनना, मैंने इन टच रहना है, तो इन तीनों में निसाब वो होना चाहिए, फिर बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेगा। अगर हम अब घर से बात करें, घर में हम लोग, जब मुझे भी याद है सुबह की वर्जिश, सुबह की सैर, ये तो तब से हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये अभी तक है। इसका मतलब है अभी साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, सुबह को वो कंपनसेट उस चीज़ की एक्सरसाइज को वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो निसाब में तो ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। निसाब में उसको बिठा के बड़ा अच्छा लेक्चर दे दूंगी, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आपने बच्चे का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि जब आपने वो चीज़ पढ़ी थी तो बेटा जब आप चले 4 दिन का उसको मार्जिन दे दें कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, वो आपको फीडबैक देगा। जब वो आपको फीडबैक देगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी मैनेजमेंट स्किल को यूज़ करना है। अब बच्चा अकेले चीज़ को कभी इंजॉय नहीं करता, आप उसका एक ग्रुप बना दें, मोहल्ले में निकलें, 4-5 लोगों का ग्रुप बना दें, उनके क्लासरूम में बना दें, मतलब ये तो एक माँ का जो करेगी माँ, छोटा सा एक ग्रुप बना दें उन माओं के लिए जो वाकई कंसर्न्ड हैं, और फिर एक्टिविटी उनकी वही सुबह की जो आपने बुक में पढ़ाई थी, वर्जिश, ये सारा कुछ, वो आपने उसको प्रैक्टिकल, ये जैसे अभी बंदे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हमारे पास ना, उसी को आपने प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया। इसी तरह जब आप शाम की एक्टिविटी डिज़ाइन करें, उसके पढ़ाई के बाद जो एक्टिविटी है, हर एक चीज़ में ग्रुप पे चले जाएं, ठीक, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चा अकेले बोर हो जाता है, माँ को घर की भी बस 10,000 चीज़ें देखनी है। हाँ, माँ इस चीज़ को डिवीजन पे ले जाए, अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाए, उसमें ऐसी बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करे, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है ना, वो उसको खेल ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब वो क्या खेले जी, वो बाहर निकलता है तो उसके पास फ्रेंड ही नहीं है, उसके टाइमिंग मैच नहीं हो रही, निकलने नहीं दिया जाता, उसके टाइमिंग कोने में बैठा हुआ है, उसका गैजेट उसके हाथ में, और बिल्कुल उसके पास टाइमिंग मैच नहीं हो रहे, वो निकलता भी है तो उसके पास ग्रुप भी नहीं है। जब हम, मुझे याद है हम छोटे थे तो एक टाइम फिक्स होता था, इतने बजे सब ने गली में आ जाना है, लॉन्स में आ जाना है, एक अट्रैक्शन होती थी, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लें और इकट्ठे हो जाए। उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, उसका मेंटल डिप्रेशन आपका रिलीज हो जाता है, और सबसे बड़ी बात आपके, क्योंकि टॉपिक का था मेंटल का, जब आप कोई बात ग्रुप में शेयर करते हैं ना, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप ग्रैब करते हैं और चेंज उन बच्चों की ज़िंदगी में देखते हैं, जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़, डाइट को, जिस चीज़ को भी रूटीन बच्चा ज़रूर फॉलो करता है उस चीज़ को। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर एक पेज भी आपने पढ़ा दिया ना, जो निसाब की आप बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ गई आपके, बिल्कुल ऐसे ही, वो तो फिर निसाब ही रह जाएगा ना, वो अपने बच्चों को पढ़ा देगा। अगर जहाँ आप नहीं कर रहे वहाँ बच्चा आपसे डिमांड करेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको फुलफिल करें, किसी तरह से करें, किसी टाइम निकाल के करें, लेकिन आपने करना जरूर
और इसमें एक और चीज बहुत पॉजिटिव अब हम कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे चले जाएं, गेम्स रखवा दें कम्युनिटी में, अनाउंस करवा दें कि इतने अरसे के बाद ये गेम्स है, ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ये इनके टारगेट्स हैं, और माओ से उनके इश्यूज पूछें, कौन किस चीज़ में वीक है, किसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उसको डिज़ाइन कर दें, आपको चेंज नजर आएगा। निसाब के साथ साथ जब प्रैक्टिकल होगा ना तो आपको खुद ही नजर आएगा। और फिर वो मसला जिसके हवाले से हम बात करते हैं सोनिया, कि बच्चा किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करे या वालिदैन किस तरह से टाइम मैनेज करें, तो वो भी मसला मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली हल हो गया कि बच्चा जो निसाब में पढ़ा है वो घर आके डिमांड करेगा कि आज तो मुझे टीचर ने ये कहा है, आज तो आपको ये करना ही है, और पेरेंट्स को करना पड़ेगा। अच्छा है, पेरेंट्स की भी थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी इसी बहाने। दूसरी चीज़ ये कि देखिए निसाब में आपने पढ़ा सारा कुछ, बच्चे की जो असल दर्सगाह होती है वो उसकी माँ की गोद से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर उसका स्कूल हो जाता है, फिर वो चीज़ आगे आगे बढ़ती है। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, जो माँ का जो किरदार है ना, वो उसमें सिर्फ माँ ही नहीं है, उसमें वो दोस्त भी होती है, उसमें उसको बच्चे के लेवल पे आके बच्चा भी बन जाना होता है, सारा कुछ करना होता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं क्योंकि मेरा भी एक लर्निंग प्रोसेस था कि बच्चों को किस तरह तरबियत देनी है, क्या करनी है, तो मैंने खुद से सोचा, थोड़ा सा कुछ रिसर्च किया। फिर बच्चे मैंने देखा कि जब वो सुबह उठते हैं उनसे उठा नहीं जाता ना, बड़ा मुश्किल होता है, नींद पूरी नहीं है, जो भी कोई चीज़ है। तो फिर पहले तो मैंने उनका नींद का हिसाब बना के कि इतना छोटा बच्चा है तो उसको 8 से 10 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप बच्चे की नींद के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि उसकी नींद आपकी कितना पूरी कर रहा है वो। उसके बाद जब वो अर्ली मॉर्निंग उठा, तो जब मेरी बच्ची उठी मैंने उससे कहा चलो हम आज योगा करते हैं। आप पहले नमाज से फारिग हुए, जब तक आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, मैंने उनके साथ मिलकर थोड़ा सा योगा किया और मैंने उन्हें बताया कि जो तुमने अभी किया है ना, मुझे स्कूल से आके तुमने बताना है कि तुमने दिन भर कैसा स्कूल में महसूस किया, क्या तुम फ्रेश रही, क्या जो भी कुछ तुमने फील किया तुम्हें मुझे आके बताना है। बच्चों से मैंने जब इंटरेक्ट किया इस मामले में, तो उसने मुझे आके फीडबैक दिया, मम्मा मैं पूरे दिन बहुत खुश थी। वाह, मैं बहुत खुश थी, मुझे टीचर की कोई बात बुरी भी नहीं लगी, जो कुछ टीचर ने मुझे समझाया मैंने समझ भी आ गया। समझ इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भाई ने आज